हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि हम ई वोटर आईडी को लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रपोजल रखा है, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, जिसको इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, उनको हम ई फॉर्म में अवेल कराएं। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में। तो अभी करेंटली क्या है, करेंटली ये है कि जो ईपीआईसी जो आपको वोटर आईडी कार्ड है वो सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल होता है और आपको वही दिखाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल फैसिलिटी अवेल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल वोटर्स को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कमीशन को भेजना पड़ेगा। उसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे वोटर्स लिस्ट के लिए। ठीक है, आपका नेम अगर एक बार रोल में आ गया तो उसके बाद आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा और आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द ओटीपी जो कि आएगा, आप उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और सेम दिखाकर आप वोट दे सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि वो ई वोटर आईडी की फैसिलिटी उपलब्ध कराने वाला है। ये सेकेंड न्यूज़ है, तमिलनाडु 100 किलोग्राम गोल्ड मिसिंग फ्रॉम सीबीआई कस्टडी। तो क्या हुआ, जो सीबीआई है वो किसी में इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, तो उन्होंने कुछ 100 किलोग्राम गोल्ड सीज किया होगा। तो पता चला कि मिसिंग है। बेसिकली उन्हीं के ऑफिशियल्स ने बेच वगैरह दिया होगा इसे। ठीक है, तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला है कि इसकी प्रूव करेगी तमिलनाडु पुलिस। ठीक है, तो सीबीआई को लग रहा हम यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसी और ये पुलिस वाले हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये तो हमारी मतलब बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ कहना है उनका। ठीक है, तो इन अ मेजर एम्बेरसमेंट टू द सीबीआई, द मद्रास हाईकोर्ट फ्राइडे ऑर्डर द तमिलनाडु पुलिस टू प्रोब द डिसअपियरेंस ऑफ 103 किलोग्राम गोल्ड, जो कि एजेंसी से कस्टडी से गायब हो गया। ठीक है, तो द प्रेस्टीज ऑफ द सीबीआई वुड कम डाउन। तो उनका ये कहना है, प्ली में उन्होंने ये बोला है कि सीबीआई की प्रेस्टीज नीचे आ जाएगी अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करेंगे। तो इस पर कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक अग्नि परीक्षा की तरह, आप मान लीजिए कि सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा, जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और उसके बाद वो और भी ब्राइटर होकर बाहर आई थी। तो अगर आप सही होंगे, तो अगर आपके हाथ क्लीन है तो अभी बहुत ब्राइटर होकर बाहर आएंगे। इफ़ नॉट दे वुड हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर नहीं तो फिर आपको तो फेस करना ही पड़ेगा, जो कि आपने किया है। अब ये है, गवर्नमेंट रेडीज 3D प्रिंटिंग पॉलिसी फॉर लोकल फॉर्म्स टू ज्वाइन न्यू ग्लोबल मार्केट। तो अभी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पॉलिसी के साथ आ रही है जो कि प्रमोट करेगी 3D प्रिंटिंग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको हेल्प किया जा सके और वो अपनी टेक्निकल और इकोनॉमिक बैरियर्स ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो पॉलिसी कंड्यूसिव इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 3D प्रिंटिंग एक वायबल इंडस्ट्री है और इसको हम बेसिकली देखते हैं, ये लाइट वेट इक्विपमेंट्स बनाने के लिए काम आती है, स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए काम आती है, कोई बहुत प्रिसाइजन की चीज़ बनानी उसके लिए काम आती है। इसके बारे में अभी इसके ड्रॉबैक्स वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना जान लीजिए। फोकस ऑन 3D प्रिंटिंग गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है और एशिया में गवर्नमेंट टू गेन मार्केट शेयर इन एशिया बाय कोलैबोरेटिंग विद वर्ल्ड लीडर्स सच एज द यूएसए एंड चाइना। तो यूएसए चाइना ने काफ़ी इसका मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो अब इंडिया भी सोच रहा है कि वो भी कुछ मार्केट में अपना हाथ डाले 3D की प्रिंटिंग में। इफेक्ट ऑफ न्यू स्लॉटर लॉज, कैटल नंबर फॉल्स इन बीजेपी रूल्ड स्टेट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कर्नाटका एक काउ स्लॉटर बिल लेकर आ रहा है। तो उसकी स्ट्राइकिंग फीचर क्या है उस बिल के, जो डेफिनेशन है कैटल की, उसमें सिर्फ काउस, बुल्स या बुलक्स या काफ्स नहीं बल्कि मेल और फीमेल बुफेलोज भी हैं। ठीक है, उनका भी स्लॉटर बैन कर दिया गया है। तो बेसिकली जब बाकी स्टेट में लॉ आते थे काउ स्लॉटर के, तो उसमें स्कोप रेस्ट्रिक्ट होता था कि बॉस टॉरस स्पीसीज। तो बॉस टॉरस स्पीशीज में क्या होता था, बस काउस, बुल्स, बुलक्स और काफ्स होते थे, उसमें बफेलोज नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि बफेलोज दूसरी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं जो कि होती है बोबालूस बुबालिस स्पीशीज। ठीक है, तो पर हम इसमें देख रहे हैं कर्नाटका में एक्चुअली इन्होंने बोवाइन सबको इंक्लूड कर लिया, बफेलोज को भी इंक्लूड कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिखाया गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये डेटा दिखाया गया कि कैसे लोग, जो काऊ की पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। लोग अपने पास कैटल रखना थोड़ा कम पसंद करें एज कम्पेयर टू बफेलो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्लॉटर हाउसेज में बफेलो अलाउड, आप उनका स्लॉटर कर सकते हैं, पर कैटल का नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है। ठीक है, तो ओनली कंसेशन इज दैट द कर्नाटका बिल मेक्स टू डिफाइन कैटल एज बोवाइंस। तो अब क्या किया है, कर्नाटका ने बस एक ही कंसेशन दिया है, ये कंसेशन दिया है कि 13 साल के बाद आप उसको उनका कल कर सकते हैं, उससे पहले उनकी कलिंग नहीं हो सकती है। अब ऑथर ने बेसिकली ये बताया कि कुछ क्रॉस ब्रेड काऊ होते हैं, उसमें 17-18 मंथ तो उन्हें प्यूबर्टी हिट करने में लग जाता है, फिर प्यूबर्टी के बाद इंसेमिनेशन में, फिर 9-10 महीने प्रेगनेंसी में निकल जाता है, फिर जब तक वो फर्स्ट काफ देती है वो 27-28 महीने की हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो 8 साल की हो जाती है तो वो फिर ब्रीड भी नहीं कर सकती है, तो उसका कुछ काम ही नहीं रह जाता। तो फार्मर्स बेसिकली उनको स्लॉटर हाउसेस में बेच देते थे, लेकिन अब इन स्ट्रिंजेंट लॉस के बाद वो स्लॉटर हाउसेस में बेच नहीं सकते, तो वो स्ट्रे की तरह घूमती रहती हैं रोड पर, बस इधर उधर वॉन्डर करती रहती हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ कंसर्न्स पढ़ेंगे जो कि 3D प्रिंटिंग की वजह से हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये बोला गया है कि सॉफ्टवेयर, मतलब आपको क्या करना पड़ता है 3D प्रिंटिंग के लिए, आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है कंप्यूटर में। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगी, वो डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर के लिए भी पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, तो पहली बात ये बोली गई है।
सेकेंड, द चैलेंज देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब 3D प्रिंटिंग में लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स इसलिए क्योंकि बहुत नीश और न्यू डोमेन है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं है, तो देयर आर नो ग्लोबल क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन नॉर्म्स। तो ये की चैलेंज हो सकता है कि यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स है। दूसरा, अदर की एरियाज ऑफ फोकस, और क्या क्या की एरियाज ऑफ फोकस हो सकते हैं, इंक्लूड द ऑटो एंड एंसिलरी ऑटो एंड मोटर स्पेयर पार्ट्स यूनिट। ठीक है, आप लग्जरी व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स बना सकते हैं, लैंडिंग गियर बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग में एशिया लीड करता है वर्ल्ड को, और 50% मार्केट इसका किसने कॉर्नर कर रखा है, चाइना ने, उसके बाद जापान 30%, देन साउथ कोरिया 10%। लेकिन अब ग्लोबली देखें तो यूएस अभी भी लीडर है विद मोर देन 35% मार्केट शेयर। अब और भी कुछ इसमें ये बोला गया, जैसे क्या है कि इसमें हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं। अब वो 3D प्रिंटिंग क्या करेगी, वो हाई प्रिसीशन का काम तो खुद ही कर देगी 3D टेक्नोलॉजी से। तो जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं जो बेसिकली ये काम करते थे स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में या फिर मेडिकल इक्विपमेंट में, तो अब वो तो रिडंडेंट हो जाएंगे, तो उनका ये डर है कि हाँ उनका एम्प्लॉयमेंट लूज हो सकता है इसकी वजह से। तो इन आर इनिशियल मीटिंग्स ऑन द सब्जेक्ट देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेदर दिस टेक्नोलॉजी वुड ईट इनटू द जॉब्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन द मेडिकल इक्विपमेंट। तो 3D प्रिंटिंग भले ही नेट एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ाए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो हमें इसमें पुश अहेड करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये सारी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है जो ज़्यादातर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेज इंस्पायर्ड बाय पोइट भारतीज विजन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो पर्सन न्यूज़ में आप ये याद रख सकते हैं, ये सुब्रमण्य भारती हैं, वो पोइट राइटर थे, उनकी 138th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वही हेल किया है पोइट राइटर जो कि थे सुब्रमण्य भारती की, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट, वो उनके विमेन एम्पावरमेंट उनके विजन से कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो मोदी वॉज एड्रेसिंग द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 वर्चुअली ऑर्गेनाइज बाय द वनाविल कल्चरल सेंटर। इसके अलावा वो उनकी एक और थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर, जो कि बेसिकली ये है कि सिंपली लिविंग इन द पास्ट ग्लोरी इज नॉट इनफ, वी नीड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड मार्च टुवर्ड्स प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते रहते हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री इतनी रिच है, ये है वो है, पर वो सब तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में भी आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने पास्ट की ग्लोरी में नहीं जीना होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंडिया डिडंट कॉज क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर का क्या कहना है कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज इतना किया ही नहीं है, तो उसको जैसे इंडिया हैज़ नॉट कॉज द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एंड अनलाइक डेवलप्ड नेशन, जितना डेवलप्ड नेशंस ने एमिशंस किए हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया ने कोई एमिशन नहीं किया है। इसलिए ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर, और जबकि हम ही एक ऐसे कंट्री जो कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर अपने INDCs को पूरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका तो बाहर ही निकल गया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इनका ये कहना है हिस्टोरिकली द डेवलप्ड नेशंस हैव बीन द हाईएस्ट कार्बन एमिटर्स। ठीक है, हिस्टोरिकली डेवलप्ड नेशंस ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट किया है, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो कि क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही है, जो होने वाली है, जिसको ज्वाइंटली होस्ट करेगा कौन, UK, जिसकी COP की 26 प्रेसिडेंसी भी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 प्रेसिडेंसी भी, अलॉन्ग विद द UN एंड फ्रांस इन पार्टनरशिप विद इटली एंड चिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमंग अदर लीडर्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस समिट को एड्रेस करेंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला इट्स द डेवलप्ड कंट्रीज दैट हैव बीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू कार्बन एमिशंस, जिसमें US सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हिस्टोरिकल एमिशंस में 25% एमिशन जो भी हुआ है कार्बन का एमिशन, वो US ने करा है, उसके बाद EU ने किया है, उसके बाद चाइना ने किया। तो हिस्टोरिकली इंडिया ने कितना किया, इंडिया ने सिर्फ 3% किया है ऑफ द एमिशन कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ 3%। इवन प्रेजेंटली हमारे कार्बन एमिशंस सिर्फ 6.8% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। और पर कैपिटा एमिशन, पर कैपिटा मतलब टोटल पॉपुलेशन, और मतलब जितना टोटल एमिशन है उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन, मतलब एक इंसान कितना एमिट कर रहा है। तो हमारे एक इंसान का एमिशन 1.9 टन पर कैपिटा है, मतलब 2 टन से भी कम है। तो हिस्टोरिकली हमारा कोई कंट्रीब्यूशन रहा ही नहीं है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। उसके ऊपर भी हमें बोला जाता है क्लाइमेट चेंज क्राइसिस से डील करना है, ये करना है, वो करना है। तो हमारे ग्रीन हाउस एमिशंस बहुत ही ज़्यादा लोअर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ नॉट बीन द रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज। भले ही हम रीज़न नहीं है क्लाइमेट चेंज को कॉज करने के, लेकिन तब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेस करते हैं और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लिए हैं क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि बेसिकली इसमें 196 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। 2015 में आई थी। इसका मेन एम ये है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर उनको 2 डिग्री से कम रखना, और कोशिश हो सके तो उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, अब UN रिपोर्ट ने, ये एक रिपोर्ट निकली थी UN में, जिसमें ये पता चला कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशंस एक्चुअली 60% लोअर है ग्लोबल के एवरेज से। जहाँ पर कंट्री का एमिशन 1.5% ग्रो हुआ है 2019 में, वहीं एवरेज एमिशन 3.3% है, तो हमारा बहुत कम है एज कम्पेयर टू द एवरेज ग्लोबल एमिशन। अब इंडिया ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए थे। फॉर एग्जांपल इंडिया ने BS6 इंट्रोड्यूस किया था, BS5 को ऐसे छोड़कर सीधे BS4 के बाद BS6 पर हम आए थे। उसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। हमने CO2 एमिशंस बाई 164 मिलियन kg कट कर दिए हैं।
तो द मिनिस्टर सेड इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लेज डाउन 8 टारगेट्स फॉर 2021 to 30, जिसमें हमने हमारा क्या टारगेट कि हमें जीडीपी से एमिशंस 33 to 35% कम कर देने हैं बाई 2030 ओवर 2005 लेवल्स। तो हम अपने टारगेट्स पे बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम मे भी अचीव भी कर लें सारे टारगेट्स। एग्रीमेंट रीच्ड ऑन शहतूत डैम पैक्ट टू बी साइन सून। तो मैं ये न्यूज़ आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया है कि वो शहतूत डैम इंडिया बनाएगा वहाँ पे अफगानिस्तान में, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर कोई खास न्यूज़ नहीं है। हाई कोर्ट ऑन चार्ज। अब यहाँ पे ये लंका लेसन्स इन कश्मीर। तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो रहे जम्मू कश्मीर में। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि ऐसी सेम चीज़ हमें श्रीलंका में भी देखने को मिली थी। द ऑनगोइंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर कॉल टू अ माइंड अ सिमिलर एक्सरसाइज इन श्रीलंका 4 decades ago। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप जो तमिल की डिमांड थी कि उनको रीजनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि सेम वही चीज़ दी जा रही है, रीजनल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी लोकल गवर्नमेंट को कहाँ दी जा रही है, जम्मू कश्मीर में। तो ऐसा ही श्रीलंका में होता, पर ऑथर का कहना है कि श्रीलंका में जो मॉडल था ये फेल हो गया है, ठीक है। श्रीलंका ऑफर्ड डीडीसीज एज अ सोल्यूशन एट अ टाइम व्हेन तमिल पॉलिटी वाज ऑलरेडी रेडिकलाइज। तो वहाँ पे तमिल पॉलिटी रेडिकलाइज है, हम देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो एलटीटी थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, तो उन्होंने बोला था कि हमें खुद को वो करना है, हमें तो फिर एंड द प्रीडोमिनेंट मेन स्ट्रीम तमिल पार्टी हैड स्टार्टेड गेटिंग साइडलाइंस बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर टू एक्सट्रैक्ट एनी कंसेंसस फ्रॉम ए सेंट्रलाइज सेनहलीज डोमिनेटेड पार्टी। तो उनका ये था कि जो सेनहली डोमिनेटेड पार्टी है वो हम पे रूल नहीं करेगी, हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। तो उनकी ऑटोनॉमी के लिए डीडीसीज इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन हम उसके बाद भी देख रहे हैं कि अब ये बेसिकली फेल होता हुआ नजर आ रहा है श्रीलंका में। तो हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ऑथर का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी फेल होगा। तो ये आर्टिकल बहुत ही नेगेटिव टोन में, तो ऐसे नेगेटिव टोन तो हमें अपनी आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यूपीएससी से रिलेवेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने बस पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में लिखा कि वहाँ पे जर्नलिस्ट को कैसे अरेस्ट किया जाता है, तो ये हमें नहीं जानना है। ये सोशलिज्म फॉर रिच फार्मर्स। तो बेसिकली इसमें ऑथर ने ये बोला है जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें हुआ। तो ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेसिकली बहुत रिच फार्मर्स और अबाउट सिर्फ 0.2% ऑफ द टोटल फार्मर्स। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अब इनके हाथ से ये जो अमीर होने के जो वो थे रिसोर्सेज वो जा रहे हैं। तो ऑथर ने बोला बाई सपोर्टिंग दीज वेरी रिलेटिवली रिच फार्मर्स द प्रोटेस्टर्स आर इनफैक्ट आर्ग्यूइंग फॉर द परपेचुएशन ऑफ कॉलोनियल रूल। पहले ऑथर ने ये पॉइंट रखा है। दूसरा पॉइंट ऑथर ने ये रखा है कि द कोरोसो मोनोपोली पावर हेल्ड बाय द एपीएमसी की, मतलब जो मोनोपोली एपीएमसी ने हेल्ड कर रखी है, ये ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज और फार्मर यूनियंस का मानना था कि हाँ मोनोपोली है एपीएमसी की, लेकिन अब जब हटाई जा रही है मोनोपोली तब वापस से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि सारे लोगों ने माना था, जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन है, कि हाँ इनकी मोनोपोली है। द गवर्नमेंट प्रोकर्स ऑल ऑफ इट्स फूड थ्रू एपीएमसी। तो गवर्नमेंट अपना सारा फूड एपीएमसी से प्रोकर करती है, जिसमें से 6% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया सेल थ्रू द एपीएमसी टू द गवर्नमेंट। तो एपीएमसी के थ्रू गवर्नमेंट को कितने बेचते हैं, 6%। और इस 6% सारी कौन से, लार्ज फार्मर्स, जो कि पंजाब और हरियाणा के हैं। तो these two states typically account for close to 60% of wheat procurement and close to a third of rice procurement। तो 60% wheat procurement इन्हीं से होता है, पंजाब और हरियाणा से, और 1/3 राइस procurement भी इन्हीं से होता है। तो गवर्नमेंट प्रोकर्स फ्रॉम दीज फार्मर्स इन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूट द फूड बाय द राशन शॉप्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे प्रोकर करके राशन शॉप्स के थ्रू पीडीएस में दे देती है, ठीक है। पर हम देखते हैं इसमें कितने ज़्यादा लीकेज हैं, और ये लीकेज सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने डिस्कस किया था 1985 में, जब उन्होंने बोला तो जो फूड प्रोकर करती है गवर्नमेंट उसका सिर्फ 15% ही पुअर तक जाता है। अब ऑथर ने यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला था कि पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 5% ऑफ होल्डिंग्स अबव 10 हेक्टेयर्स। तो जो पंजाब और हरियाणा वहाँ पर मेनली फार्मर्स तो कम है, पर उनके यहाँ 10 हेक्टेयर से मतलब बहुत ज़्यादा होल्डिंग उनके पास। तो अगर हम सारे फार्मर्स को मिला लिया जाए तो 100 मिलियन फार्मर्स होंगे, कि स्मॉल लार्ज सारे फार्मर्स मिला लिया जाए। तो जो प्रोटेस्ट का रीज़न है, तो मतलब पंजाब हरियाणा जो कि सिर्फ 0.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास रीज़न है प्रोटेस्ट करने का, बाकी फार्मर्स तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑथर ने बोला वो इसलिए करें क्योंकि उनका जो लाइसेंस है टू रिमेन द रिचेस्ट फार्मर्स इन इंडिया वो छिन रहा है। और द वर्ड बिकॉज इन एडिशन टू द एक्सक्लूसिव एपीएमसी लार्जेस द इनकम ऑफ दीज फार्मर्स इज नॉट टैक्स। एक तो इनको एपीएमसी में वो मिल जाता है कि आप इस पर बेचो और फिर आपको एमएसपी मिल रहा है। इसके अलावा इन फार्मर्स की इनकम टैक्स नहीं होती। आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाती नहीं पॉपुलिस्ट मेजर्स की वजह से। तो द नॉन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम्स डज नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स। और पुअर फार्मर्स से तो इसको कोई बेनिफिट होता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो इतनी इनकम ही नहीं होती जिसको आप टैक्स करें। और ने बोले ग्रीन रिवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किनको होता है, पंजाब और हरियाणा से। इनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज मिलती है, फर्टिलाइजर सब्सिडाइज मिलते हैं। बट मे बी द रिच पंजाब हरियाणा फार्मर्स हैव प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर ग्रोथ एट अ फास्टर रेट एंड देयर बाय हेल्प द स्टेट, द कंट्री एंड द पुअर। अब बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया था, और ऑथर ने ये कंपैरिजन करके बताया जो आउटपुट ग्रोथ है वीट
और राइस की इन अदर स्टेट एज कम्पेयर टू पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा की जो प्रोडक्टिविटी की जो ग्रोथ है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है। फॉर बोथ पीरियड्स आउटपुट ग्रोथ ऑफ व्हीट इन अदर स्टेट वॉज मोर देन डबल द ग्रोथ अचीव इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ऑथर ने बोला है कि ये जो डिमांड इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं उन्हें पता है, तो वो रिलेटिवली रिच फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। अब ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि एंटी ट्रस्ट सूट चल रहा है अगेंस्ट द फेसबुक। तो 2 लॉ सूट्स फाइल किए गए बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट और 48 यूएस स्टेट्स के बारे में। तो उन्होंने ये बोला है कि ये जो है फेसबुक, इसने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रखी है। पहले इसने क्या किया, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, फिर इसने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। तो जाइंट सोशल मीडिया कंपनी में इसने सब कुछ एक्वायर कर लिया, कोई कंपटीशन छोड़ा ही नहीं। तो फेसबुक्स एक्शन टू इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन इट्स मोनोपोली डिनाई कंज्यूमर्स द बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन। तो किसी की मोनोपोली होगी तो कंज्यूमर को क्या होगा, कंपटीशन का बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली अब इनका क्या एम है यूएस फेडरल एजेंसी का, कि कंपटीशन को रिस्टोर करेंगे और ये जो फेसबुक ने मोनोपोली ले रखी है उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करेंगे और डाइवर्स शेयर होल्डर्स उसमें लाएंगे। बेसिकली ये सब करेंगे ताकि इनोवेशन और फ्री कॉम्पिटिशन कैन थ्राइव। सेकेंड ये प्लाज्मोडियम ओवेल, ये मलेरिया के बारे में। जो मलेरिया होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अब ये मॉस्क्यूटो खुद इन्फेक्टेड होते हैं मलेरियल पैरासाइट से, तभी ये कर सकती है मलेरिया। तो 5 काइंड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है वो अगर मतलब किसी को मैं बोलूँ कि प्लाज्मोडियम ओवेल हुआ तो मतलब वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट से इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली जो सारे केसेस होते हैं वो होते हैं फेल्सीपेरम मलेरिया के। 70% केसेस हमारे यहाँ इसी पैरासाइट्स की वजह से होती है, जो होते हैं फेल्सीपेरम मलेरिया से। तो अभी बेसिकली एक जवान था, वो सूडान में था, तो जब वो वापस आया तो उसको जो हुआ था मलेरिया वो दूसरे पैरासाइट से हुआ था, जो कि हुआ था प्लाज्मोडियम ओवेल से। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है प्लाज्मोडियम ओवेल रेयरली कॉज सीवियर इलनेस, तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि इंसान मर जाएगा, ऐसी कोई चिंता नहीं है। तो ये पहला केस नहीं, मतलब एक्चुअली केस डिटेक्ट हुआ केरला में, जवान जब रिटर्न किया आया था सूडान से। तो ये ज़्यादातर जो पोवेल मलेरिया वो एंडेमिक है ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में। तो साइंटिस्ट के जो NIMR पोवेल इज रिलेटिवली अनयूजुअल आउटसाइड ऑफ अफ्रीका। तो ये अनयूजुअल है कि आउटसाइड ऑफ अफ्रीका मिले, तो बेसिकली उसने सूडान में सर्व किया था, तो वहाँ पर ही उसे किसी मच्छर ने काट लिया होगा, जिसकी वजह से पोवेल यहाँ पे केरला में मिला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब ये एक स्कीम आई है कि आपके पास कोई भी अगर एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं तो आपको बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के परिवेश पोर्टल पे कि आपके पास एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं। तो बेसिकली वो आपके यहाँ से ले जाएंगे। और फिर ऑन November 22 द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि ग्रांटिंग इम्यूनिटी फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन इफ वन डिक्लेयर्ड इलीगल एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ एक्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज बिटवीन जून और दिसंबर। तो अगर जून और दिसंबर के बीच में आप ये डिक्लेयर कर दें कि आपके पास कौन कौन सी एक्जॉटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, तो आपको प्रोसिक्यूशन से आप बच सकते हैं। तो दिस वाज अंडर न्यू एमनेस्टी स्कीम। तो एक न्यू एमनेस्टी स्कीम आई है जिसमें हाई कोर्ट ने ये बोला है दैट whoever declares the stock of exotic species and submits to registration under the amnesty scheme, तो उसको ये मिल जाएगा कि आप licit acquisition possession of the voluntary declared स्टॉक ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज। तो आपको मतलब यही है कि आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इस स्कीम में ये बोला गया है कि जो भी ओनर्स हैं एक्जॉटिक लाइफ स्पीशीज़ के जिन्होंने भी एक्वायर कर रखी इलीगली और विदाउट डॉक्यूमेंट्स, तो अपने स्टॉक गवर्नमेंट को बता दे बिटवीन जून और दिसंबर 2020। विद दिस स्कीम द गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, जो इलीगल ट्रेड हैं, तो उनको बेसिकली डील करने की कोशिश कर रही है। अब हम इसमें जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया एक्जॉटिक लाइफ स्पीशीज़ को, तो जो भी साइट्स के अपेंडिक्स 1, 2, 3 में उन सारे एनिमल्स को लिया गया है। इसमें कोई भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा एक्जॉटिक बर्ड्स भी इस स्कीम से बाहर हैं। तो साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो साइट्स सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, बर्ड्स और प्लांट्स के लिए भी है कि वो इंडेंजर ना हो, उनका ट्रेड इस वजह से ना हो। इंडिया इसका मेंबर है। अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में लगभग 5950 स्पीशीज़ हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन है जिनका ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें शिवेड कैट्स वगैरह हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का परिवेश पोर्टल है। बेसिकली इसमें आपको जाकर बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या एक्जॉटिक स्पीशीज़ एक्वायर कर रखे हैं। अगर आपने कर रखे हैं तो आप अगर उनको बता देंगे तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है, तो इसमें 2 लोगों को बनाए गए हैं जो कि हैं कमला हैरिस और जो बाइडन, USA के नेक्स्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा वहाँ पर एक इंडियन अमेरिकन भी, राहुल दुबे, जिसको उसको भी मीनवाइल इंडियन अमेरिकन राहुल दुबे हु हैड ओपन द डोर्स ऑफ हिज Washington DC। तो आपको पता होगा ब्लैक लाइव्स मैटर का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उन्होंने अपने घर में ऐसे 70 लोगों को पनाह दी थी। तो उन्होंने ये काम किया, इसलिए टाइम मैगजीन ने उनको भी हिल किया हीरोज ऑफ 2020 में।
अब यूरोपियन लीडर्स क्लिंच डील्स ऑन टफर 2030 क्लाइमेटिक गोल। तो ये यूरोपियन नेशन जो 27 यूरोपियन नेशन है उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है कि हम 55% तक अपना एमिशन कम करेंगे फ्रॉम 1990 लेवल्स बाई 2030। तो अब बेसिकली यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, जो ईस्टर्न नेशंस हैं यूरोप के, वो थोड़े उनके पास वो कह रहे हैं हम तो गरीब हैं, हमें तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो वेल्दी नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड द रिलेटिवली पुअर मोर कंजर्वेटिव नेशंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप, उसमें क्लैश हो गया बेसिकली इस बारे में, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस का ये बोलना है, पर्टिकुलरली पोलैंड का, कि हम पूरर कंट्रीज हो, हमें फंडिंग चाहिए और जीडीपी बेस्ड एमिशन टारगेट्स होने चाहिए, मतलब जितनी जीडीपी उसके बेसिस में आप हमें एमिशन रिड्यूस करने के लिए कहें, ठीक है। ऐसे एब्सोल्यूट नंबर्स में एमिशन नहीं देने चाहिए, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस ये लोग रेडी हुए हैं कि हम 55% एमिशन कट करेंगे बाई 2030। और इसके अलावा ईयू ने ये भी बोल रखा है कि वो नेट जीरो एमिशन करेंगे बाई 2050, तो मतलब 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, बेसिकली आप जितना भी कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप उतने ज़्यादा सिंक क्रिएट कर दें, फॉरेस्ट बना दें, ताकि वो सारे जो कार्बन है वो सिंक हो जाए। इंडियन अमेरिकन अमंग 18 इन नासाज मेंट मून मिशन। तो राजा जॉन वरपुतूर-चारी एक इंडियन अमेरिकन यूएस एयरफोर्स कर्नल है जिनको 18 एस्ट्रोनॉट्स में आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें से हाफ वीमेन है, जो कि नासा का आर्टेमिस मिशन है जिसमें नेक्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन जाएगा मून में 2024 में, तो उसमें इनको भी एक आइडेंटिफाई किया गया है कि ये भी जाएंगे। तो द सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स विल हेल्प नासा प्रिपेयर फॉर द कमिंग आर्टेमिस मिशन। तो नेक्स्ट मैन वुमेन जाएगा 2024 में, जो कि नासा का मिशन है, आर्टेमिस मिशन, आप ये याद रख सकते हैं। अब ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं एनके सिंह, उन्होंने बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स बताए जो कि लेने चाहिए। पहला उन्होंने ये बताया जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है पर एनम, और उसकी वजह भी हम देख रहे हैं कि हमारे उसके बाद भी लोग गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को रैशनलाइज करने की जरूरत है, इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है। बेसिकली रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे 6-7 स्कीम्स हैं, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो उन सारी स्कीम्स को मर्ज करके एक में कर दो आप, ठीक है। पहले रैशनलाइजेशन में ये सब होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है जो 7 शेड्यूल है जिसमें लिस्ट डिवाइड है कि यूनियन के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि इसमें कोई फाइन लाइन नहीं है बिटवीन द दीज 3 लिस्ट, ठीक है। तो एक दूसरे में सब जाते ही रहते हैं, ठीक है, ओवर रीच करते ही रहते हैं। तो इनका ये बोलना है कि हमें वापस से रिविजिट करने की जरूरत है इस लिस्ट में। फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर देख रहे हैं, जैसे स्टेट बोलता है हमारा सब्जेक्ट है पर स्टिल सेंट्रोस लॉज बनाता है, तो यही सब कुछ चीज़ें उन्होंने बोली हैं। I think that's it for today. Thank you and have a nice day.